गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का चैप्टर है हमारा नए साम्राज्य और राज्य। चैप्टर 10 है एसएसटी का, 6th क्लास की एसएसटी जिसके एमसीक्यूज चले हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। तो आप लोगों को बताना है कि जो हरिसेन है वो किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ निम्नलिखित जो स्तंभ अभिलेख है वो निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? जो अशोक स्तंभ अभिलेख है वो किसके बारे में सूचना प्रदान करता है जो इलाहाबाद में है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन डी जो है समुद्रगुप्त, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। व्याख्या देखेंगे। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रश्नात्मक वर्णन किया है। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा। ठीक है, तो प्रशस्ति का क्या अर्थ हो गया? प्रशंसा। इसमें उसकी विजयों का वर्णन है, इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त को की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त की जो है योद्धा और उत्कृष्ट कवि उसके रूप में उसकी प्रशंसा की गई है उस अभिलेख में। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था, वह वीणा बजाता था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि वीणा बजाते हुए कौन से जो है राजा की फोटो मिली है एक सिक्के पर? तो समुद्रगुप्त की। ठीक है, उसके इस गुण को सिक्कों पर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने, हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 सैनिकों को 9 जो शासक हैं उनको हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। बी है उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासक को हराकर उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। सी है समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी जो है आज्ञाओं का पालन करते थे। डी है बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सा जो है नहीं है। ठीक है, इस नहीं पे जो है ध्यान से देखेंगे, नहीं को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखेंगे हम, उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, और जो सही नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। उन्होंने उसके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया था ताकि मतलब उनको दोबारा से अपने राज्यों पर शासन करने के लिए उनको उनके राज्य सौंप दिए गए थे। ठीक है, ऑप्शन व्याख्या देखेंगे। कथन ए सी डी सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि दक्षिणापथ के 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। किन्होंने किया? जो
कुषाण और शक वंश के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ था कि जो दक्षिणापथ के शासक थे उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था, या जो कुषाण या शक वंश के थे उन्होंने किया था। तो दक्षिणापथ के जो थे उन्होंने नहीं की थी अपनी पुत्रियों का विवाह, लेकिन कुषाण तथा शक वंश के शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? मतलब किसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और चार। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है और समुद्रगुप्त है, इन दोनों को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो। व्याख्या देखेंगे। समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में मिलता है। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी जो लिच्छवी गण की थी, ये भी पूछा गया था। जो समुद्रगुप्त की माँ कौन थी? कुमार देवी थी, और जो लिच्छवी गण से थी। ठीक है, और उनके दादा परदादा को महाराज के रूप में उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 5 है। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त। तो जो ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के जो है कहा जाता था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता था। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। क्वेश्चन 6 है। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार कवि थे? समुद्रगुप्त के, अशोक के, चंद्रगुप्त प्रथम के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार कवि थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास और खगोल शास्त्री थे जो आर्यभट्ट। क्वेश्चन 7 है। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के, विष्णुगुप्त के, या हर्षवर्धन के? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। तो हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है, जो हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, जिसने हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। क्वेश्चन 8 है। निम्नलिखित में से कौन हर्ष काल में भारत आया था? हर्ष के काल में कौन जो है भारत आया था? ऑप्शन है फायान, ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, या ड्योनियस। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हर्ष के काल में ह्वेनसांग जो है वो भारत आए थे। देखेंगे, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, जिसको स्वान भी कहा जाता है, हर्ष के काल में भारत आया। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में ही रहा। उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन उनको दिया। क्वेश्चन 9 है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश किसने रोका? जो नर्मदा नदी है उस पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की जो उन्होंने कोशिश की थी, उसको किसने रोका? फर्स्ट ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट और विक्रमाद्वितीय। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है उन्होंने सम्राट हर्ष को दक्षिण तक की तरफ बढ़ने से रोका था। देखिए,
मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखेंगे। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? सातवाहन, चालुक्य, पल्लव या चोल? तो सातवाहन किसकी राजधानी थी? सातवाहन पल्लव की राजधानी, सॉरी, जो कांचीपुरम है वो कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव की राजधानी। ठीक है, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कहाँ से कहाँ तक? पल्लव का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी के डेल्टा नदों तक फैला था, क्वेश्चन 11 देखेंगे। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? अब हमें चालुक्यों की राजधानी बतानी है। यहाँ पे पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? मदुरई, ऐहोल, महाबलीपुरम या वल्लभी? तो चालुक्यों की राजधानी है ऐहोल। ठीक है, आप लोगों को ऐसे दे देंगे, यहाँ पे चालुक्य लिख देंगे, यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे चालुक्य लिख देंगे, यहाँ पे पल्लव लिख देंगे, फिर आपको मैच इट करने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पल्लव है उनकी राजधानी कांचीपुरम है और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल है। देखिए, चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल जो एक प्रमुख व्यापारी केंद्र थी, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गई जहाँ कई मंदिर थे। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता है। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी। बादामी को वापसी के रूप में भी जाना जाता है, वातापी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, देखेंगे, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। पल्लव और चालुक्यों को क्रमशः चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न ही दो। तो जो ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों हमारे सही हैं। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे और पल्लव और चालुक्यों को क्रमशः चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। व्याख्या देखेंगे, दोनों कथन सही हैं। पल्लव को चोल वंश ने परास्त कर उनके साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। चालुक्य जो है बादामी के को अनंत राष्ट्रकूटों ने परास्त कर दिया। क्वेश्चन 14 देखेंगे, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन। दोबारा देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे, तो ये ठीक है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे, तो ये गलत है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद आनुवंशिक बन गए तथा कभी कभी
एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक बने, साथ ही उसे कुमारमात्य भी बनाया गया। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, न कि नगर, तो इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन महादंडनायक और कुमारमात्य होने के साथ साथ संधि विग्राहक भी थे। क्वेश्चन 15 है, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। जहाँ शासक जो है दुर्बल होते थे, वे स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएंगे। ये सारी बातें जो हैं सही है। फर्स्ट क्या है, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा की को जो है सहायता देते थे। इन्हें कोई भी नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। जहाँ शासक दुर्बल हो जाते थे वहाँ पे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, अपना ही दबदबा बना देते थे। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार भी जुटाते थे। क्वेश्चन 16 है, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का गठन। उर क्या है, ग्राम सभा है। नगरम क्या है, शिल्पकारों का संगठन। तो मैच करने के लिए आपको दे रखा है, ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, केवल 2 और 3। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, 1 और 2। सभा क्या है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। और उर क्या है, एक ग्राम सभा। ठीक है, तो 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। सभा किसे कहते हैं, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि में काम करती थी। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वे उर नामक ग्राम सभा के होने की बात करती है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो किसका नाटक है, हरिसेन का, रविकीर्ति का, कालिदास का या बाणभट्ट का। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की एक प्रेम कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखेंगे। कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न ही 2। तो जो ऑप्शन 1 है, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है केवल 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आम लोग जो है प्राकृत बोलते थे और ब्राह्मण लोग संस्कृत बोलते थे, इनका उल्टा कर दिया है। देखिए कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में से एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है,
जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। तो कथन 2 गलत है हमारा। उन्होंने वहाँ पे उल्टा बोला है कि ब्राह्मण लोग प्राकृत बोलते थे और जो आम लोग हैं वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है। और थ्योरी क्लासेस जो जुड़ रहे हैं बच्चे उनको बताना चाहूँगी कि थ्योरी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं 6th 7th 8th की SST वाला पोर्शन। ठीक है, नोट्स के ज़रिए हमारी रिवीजन चली हुई है। अभी जो है MCQs में डाल रही हूँ, नोट्स के ज़रिए भी कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, जितने भी लोग देखते हैं। ठीक है, उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। क्वेश्चन 19 है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। सेकंड है, अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। थर्ड है, अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी ले आए हैं। तो इस्लाम के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 3 या 1 2 3। तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों बातें जो हैं सही हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई, जो 100 सालों के दौरान उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः वे इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। इसी आवागमन के क्रम में वे अपने साथ एक नए धर्म को और ले आए थे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ये कुछ MCQs थे हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।